बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या एवं स्थायी कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम लोग स्थायी कक्षा कहते हैं। तो उन्हीं स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई तत्व है और किसी तत्व का जो परमाणु है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया, ये परमाणु है और इसका नाभिक यहाँ पर ये हो गया। इसका आवेश हम लोग मान लेते हैं +Ze है और इस नाभिक के चारों ओर जो है स्थायी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर गति कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो हम लोग मान लेते हैं v वेग से गति कर रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेग से गति कर रहा है और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है इसको हम लोग मान लेते हैं r है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नाभिक है, इसके बाहर जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी कक्षा में यहाँ पर परिक्रमा कर रहा है और परिक्रमा करने के लिए आपको बताया गया है कि इसको जो अभिकेंद्र बल मिलता है वो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से मिलता है। ये आपको बोहर के परमाणु मॉडल में बताया गया है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को स्थायी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। ये आपको बताया गया था बोहर के परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन को जो है स्थायी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है, जिसमें आपको बताया गया था कि जो अभिकेंद्र बल होगा बराबर स्थिर वैद्युत बल। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r और स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, ध्यान दीजिए नाभिक पर आवेश है Ze, ये हो जाएगा नाभिक पर आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा E और बट्टी दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि r², इतना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है यहाँ पे ये r इससे कट जाएगा तो यहाँ पर फिर आएगा mv² बराबर, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे Z, E और E मिलके हो जाएगा E² बट्टे में हो जाएगा 4πε0r। इसको यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप लिखेंगे बोहर की परिकल्पना से। तो बोहर ने आपको बताया था कि जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि mvr बराबर हो जाएगा nh/2π। ये आपको बोहर के परमाणु मॉडल में बताया गया था। तो अगर यहाँ से हम लोग v का मान ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए ये बट्टे में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा nh बट्टे में हो जाएगा 2π, इसके अलावा m और यहाँ पर आ जाएगा r, इतना हुआ।
इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब v का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 में v का मान रखने पर तो यहाँ पर हम लोग v का जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा m, v की जगह पे ये वाला आप मान रख दीजिए n h बट्टे में हो जाएगा 2 पाई m r का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा z ई स्क्वायर बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना हुआ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा m, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बट्टे में ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसके बाद पाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर और r स्क्वायर। इतना हुआ, और इधर ध्यान दीजिए बराबर में यहाँ पर हो जाएगा z ई स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये m इससे कट जाएगा, इसके अलावा एक r इससे कट जाएगा इस वाले r से, इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए 4 से 4 कट जाएगा, एक पाई यहाँ पर पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो इतना यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा n स्क्वायर, इसके अलावा h स्क्वायर बट्टे बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा पाई m r। इतना हो गया, और बराबर में हो जाएगा z ई स्क्वायर और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। इतना हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसमें हम लोग यहाँ से r का मान ज्ञात करेंगे, इसका मान, तो अब ध्यान दीजिए जब r ज्ञात करेंगे तो ये इधर आएगा और ये संख्या पलट के इधर आएगी, तो जब ये संख्या पलट के इधर आएगी तो अब ध्यान दीजिए बराबर यहाँ पर ये दिया गया है n स्क्वायर, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इधर गुणे में आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बट्टे, ये बट्टे में आएगा तो बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर z। इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए पाई हो जाएगा, ई स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा ई स्क्वायर, इसके अलावा m। इतना हो जाएगा। बाकी r आप ज्ञात कर रहे थे तो r इधर आ गया यहाँ पर। इस प्रकार से इतना हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो समीकरण आया इसमें आप ध्यान दीजिए h, इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा पाई ई और m, ये सभी जो है नियतांक हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं नियतांक हैं। और इसके अलावा जो z दिया गया है ये भी यहाँ पर विशेष परमाणु के लिए जो है एक नियतांक हो जाएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि परमाणु विशेष के लिए, परमाणु विशेष के लिए z भी नियतांक होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें h एप्सिलॉन नॉट पाई ई m ये जो है नियतांक थे। इसके अलावा परमाणु विशेष के लिए z भी क्या होगा, नियतांक हो जाएगा। और अगर z यहाँ पर नियतांक हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा यहाँ पर नियतांक हो गया। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं फिर r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इतना आ जाएगा। अगर ये पूरा यहाँ पर कांस्टेंट है तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्योंकि ये नियतांक है और जब नियतांक हटता है तो बराबर की जगह पे अनुक्रमानुपाती लग जाता है। तो अब ध्यान दीजिए इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर जो बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या जो है वो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या या फिर बोल सकते हैं आप कक्षा की क्रम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या अथवा
कक्षा की क्रम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग विशेष परमाणु के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है Z का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें तो यहाँ पर लिखेंगे आप, अतः nवीं कक्षा की त्रिज्या। तो जब nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं Rn, क्योंकि nवीं कक्षा की त्रिज्या, तो इसे आप लिख सकते हैं Rn बराबर यहाँ पर हो जाएगा n²। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे h² ε0 बटे Z का मान 1 हो जाएगा। इसके अलावा पाई e² m इतना आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इतना आया। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से इतना हुआ। तो ये nवीं कक्षा की त्रिज्या है। अगर आपको प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे पहली कक्षा की त्रिज्या। पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए, तो पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए जो है यहाँ पर n का मान जो होगा यहाँ पर वो 1 प्रयोग किया जाएगा, यानी कि पहली कक्षा के लिए n का मान 1। तो अब ध्यान दीजिए, ये nवीं कक्षा की त्रिज्या थी जो पहली कक्षा की ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R1 बराबर, इसका मान हो जाएगा 1। इसके अलावा h यहाँ पर प्लांक नियतांक है, इसका मान रख सकते हैं आप 6.62 गुणे 10 की घात होता है -34, इतना होता है h का मान। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए, गुणे ε0 इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, इतना हो जाएगा। फिर बटे पाई, इसका मान हो जाएगा 3.14। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यानी कि 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारे मान रखेंगे और इसके बाद जब इससे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मान रखने के बाद सॉल्व करने पर इसका मान आएगा लगभग 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इतना आएगा। आप इसे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ पर जो होगी वो पहली कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो आ गई ये पहली कक्षा की त्रिज्या हो गई। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें जो यहाँ पर ये समीकरण 4 आया था, अगर इसमें आप n की जगह पे 1 रख दें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण 4 में n बराबर 1 रखने पर, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा R1 बराबर में, ध्यान दीजिए इसकी जगह पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा h² ε0 बटे में हो जाएगा पाई e² m, इतना आया। इसको अगर हम लोग मान लें समीकरण नंबर 5 और इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 4/5, यानी कि समीकरण 4 को यहाँ पर समीकरण 5 से भाग करना है। तो अब ध्यान दीजिए ये आपका समीकरण 4 है और ये समीकरण 5 है, तो इसको जब भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से करेंगे तो इधर आ जाएगा Rn बटे में आ जाएगा R1 बराबर, ध्यान दीजिए जब इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे भाग करेंगे तो इससे भाग करने पर ये पूरा यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या n²। इसका मतलब ये आया फिर Rn बराबर n² इंटू R1, ये सूत्र आ गया। ध्यान दीजिए ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको किसी भी कक्षा की त्रिज्या निकालने में कोई समस्या ना हो। अब ध्यान दीजिए पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि पहली कक्षा की त्रिज्या इतनी होती है। तो जिस कक्षा की त्रिज्या कहा जाएगा, जैसे आपसे दूसरी कक्षा की कह दिया गया तो n का मान आप कितना रख देंगे 2,
n का मान आपको यहाँ पर 2 रख देना है। इसके अलावा पहली कक्षा की त्रिज्या आपको पता है, वो यहाँ पर रख के गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर दूसरी कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी। अगर आपको तीसरी कक्षा की ज्ञात करना है तो n का मान 3 रख दीजिए, चौथी कक्षा की ज्ञात करना है तो n का मान 4 रख दीजिए, बाकी R1 हमेशा वही रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये सूत्र जो है ज्ञात किया गया, जिससे कि किसी भी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने में आपको कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सेकंड, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर जो है स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बोहर की परिकल्पना का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बोहर की परिकल्पना से, और बोहर की परिकल्पना के अनुसार आप बता सकते हैं कि mvr बराबर होता है NH/2π, ये आपको बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से आप वेग ज्ञात करें यानी कि v, तो ये दोनों बट्टे में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा NH और बट्टे में हो जाएगा 2π, ये इधर बट्टे में आएगा तो mr, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 3 से, जो भी आपको पहले सॉल्व कराया गया था ये वाला, ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 3, यहाँ से हम लोग r का मान इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा फिर v बराबर NH/2πm। इस r की जगह पे ये वाला जब मान रखा जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। और इसके अलावा बटे वाला पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा Z πe²m, इतना हो जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा m से m कैंसिल हो जाएगा, एक n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक h यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा फिर v बराबर, इसमें यहाँ पर हो जाएगा ZE², इतना हो गया, बटे में यहाँ पर हो गया 2, इसके अलावा h और यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया, और यहाँ पर बट्टे में आप लिख सकते हैं 1/n, इतना आया। तो इसमें भी ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये परमाणु विशेष के लिए जो है आप बता सकते हैं, यहाँ पर परमाणु विशेष के लिए जो आपको ये दिया गया ZE²/2h एप्सिलॉन नॉट, ये जो होगा ये नियतांक होगा। तो परमाणु विशेष के लिए ये जो है नियतांक होगा, और अगर परमाणु विशेष के लिए ये नियतांक है तो इसका मतलब जो वेग है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रोपोर्शनल टू 1/n। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि जो स्थायी कक्षाओं का वेग है वो मुख्य क्वांटम संख्या या फिर बोल सकते हैं कक्षा की क्रम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि बोहर की स्थायी कक्षाओं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि बोहर की स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या या फिर बोल सकते हैं आप कक्षा की क्रम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये समीकरण आया है इससे आप मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके पहले समीकरण जो थे 5 हो चुके थे, ये समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए
तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है Z का मान होता है 1। तो अगर यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा ज्ञात करें तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो nवीं कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा फिर v, यहाँ पर मान लेते हैं n, इसका मतलब nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। यहाँ पर ध्यान दीजिए z का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा e² बटे में हो जाएगा 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n, इतना हो गया इस प्रकार से। तो ये इतना आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 7, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्रथम कक्षा में, अब इसके बाद यहाँ पर प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए n का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब इससे आप लिख सकते हैं v1 बराबर हो जाएगा e² बट्टे में हो जाएगा 2h एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा। इससे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ध्यान दीजिए v1 बराबर e का मान रख दीजिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 गुणे h प्लांक नियतांक है, इसका मान हो जाएगा 6.62 गुणे 10 की घात -34, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12, इतना हो जाएगा। यानी कि v1 बराबर, जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर लगभग इसका मान 2.19 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, इतना आएगा। तो ये यहाँ पर जो वेग आया है वो प्रथम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी अन्य कक्षा में वेग ज्ञात करना है तो उसके लिए ध्यान दीजिए, इसको आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 8, और यहाँ पर जो है समीकरण 7 को जो है समीकरण 8 से भाग करिए। तो जब यहाँ पर समीकरण 7 को समीकरण 8 से भाग करेंगे तो इधर ध्यान दीजिए ये आएगा Vn बट्टे में हो जाएगा V1 बराबर, ध्यान दीजिए इससे ये यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा 1/n, इतना आया। यानी कि अगर यहाँ से हम लोग Vn ज्ञात करते हैं तो ये इधर गुणे में आ जाएगा V1 और बट्टे में आ गया n। तो अब ध्यान दीजिए जिस कक्षा में आपको वेग ज्ञात करना होगा तो प्रथम कक्षा का वेग आपको बता दिया गया इतना होता है, v1 की जगह पे इतना रखिएगा और जिस कक्षा का ज्ञात करना होगा उससे भाग कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है उस कक्षा का वेग ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग बोहर के स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा उन स्थायी कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हैं।